हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कि जैसे आपको बताया था कि 15 जुलाई से पहले मेरी वीडियो आ जाएगी, तो ये मेरी पहली वीडियो है इस सेशन की, जो है हमारा सेशन 2024 से 25 का। ठीक है, नया सेशन चालू करा है जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो मैंने आपका सबसे पहला चैप्टर लिया है जो है थ्योरी वाला। तो मैं आपको पहले थ्योरी समझा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आपका अगर थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक्चुअली में क्या होता है? तो अकाउंटिंग की पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि accounting may be defined as the identifying, measuring, recording and communicating of फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग किस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि जो भी आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और कम्युनिकेटिंग करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, उसे ही क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। अब आपको ये चार का मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम इसे आगे समझेंगे। सबसे पहले आप बस इसके एक डेफिनेशन ये याद रखिएगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग करना किसको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। यही क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। अब अकाउंटिंग के बाद आपको दो और चीज़ समझनी है, जो है एक अकाउंटेंसी। क्या अकाउंटेंसी क्या होता है? तो अकाउंटेंसी क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज। ठीक है, आपको अकाउंट्स बनाने का, अकाउंट्स रखने का, फाइनेंशियल का पूरा सिस्टमेटिक नॉलेज होना ही क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी कहलाता है। उसके बाद एक चीज़ आपको आएगी, वो है बुक कीपिंग। कि बुक कीपिंग क्या होता है? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट होता है। बुक कीपिंग अलग से कुछ नहीं होता, वो बस एक अकाउंटेंसी का पार्ट होता है। इसी के साथ अगर हम समझें कि अकाउंटिंग इस में क्या कहेंगे हम, इस चीज़ में अकाउंटेंसी क्या होती है, तो अकाउंटेंसी क्या होता है? एक्चुअल प्रोसेस और टेक्निक। कि अकाउंट्स बनाने का, अकाउंट्स रखने का, कीपिंग ऑफ अकाउंट्स, उसकी जो एक्चुअल प्रोसेस और टेक्निक ही क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है। हम जब अकाउंट्स बनाते हैं, जब हम उसमें चीज़ें करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग करने के क्या क्या स्टेजेस होते हैं? आप जब भी अकाउंट करिएगा तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि सबसे पहले हम किस चीज़ का यूज़ करें और फिर स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ें। अकाउंटेंसी में कैसे कैसे स्टेजेस आते हैं और किस किस तरीके से हम अकाउंट्स करते हैं। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग, जैसा कि यहाँ पर अकाउंटिंग की डेफिनेशन में लिखा है। तो हम यहाँ समझते हैं कि आइडेंटिफाई क्या करते हैं हम? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स।
ठीक है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है सबसे पहले कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, किस पर्सन का कौन सा अकाउंट्स है, कौन पर्सन कौन कौन से ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो पहला स्टेज हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफाइंग। फिर सेकेंड यहाँ पर आता है हमारा मेजरिंग। मेजरिंग का क्या मतलब आप समझ रहे हैं? मेजरिंग यानी कि नाप तोल आप बोल सकते हैं, किसी चीज़ को मेज़र करना कह सकते हैं। तो किस चीज़ को मेज़र करना है हमें यहाँ पर? मनी को। हम जब भी बिजनेस की बात करते हैं, जब भी अकाउंट्स की बात करते हैं, तो हमें क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले मनी के बारे में, पैसे के बारे में हमें सोचना चाहिए पहले। तो हम इन ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को किस चीज़ में मेज़र करते हैं? मनी के टर्म में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज हमारा मेजरिंग हो गया। फिर थर्ड पे हमारा आता है रिकॉर्डिंग। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस को, उनको मेज़र कर लेते हैं मनी वैल्यू में, फिर हम उन सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये किस में हम एंटर करते हैं? जर्नल में, ठीक है। एक बुक होती है सबसे पहले अकाउंट्स में, जिसे हम कहते हैं जर्नल, है ना। आपने नाम सुना होगा जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज हम इस जर्नल में करते हैं। वो हमें एवरीडे ट्रांजैक्शन करते हैं, जितने भी हर दिन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो किस में जाते हैं, किस में रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं। इसी को एक और क्या नाम बोलते हैं हम? प्राइमरी बुक, ठीक है। जर्नल हमारी क्या होती है? प्राइमरी बुक होती है। तो इसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। फिर फोर्थ पे हमारा आता है क्लासीफाइंग, ठीक है। क्लासीफाई करना, सारी चीज़ों को और ज़्यादा क्लासीफाई करना। तो क्लासीफाई हम क्या करते हैं कि पोस्टिंग इनटू डिफरेंट अकाउंट्स। हमने जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, बाद में हम उसे पोस्ट करते हैं डिफरेंट अकाउंट्स में। मान लीजिए कि आपने बिजनेस में कुछ गुड्स परचेस करे, तो आपने जर्नल में क्या एंट्री करी है उसकी? कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्या एंट्री करी है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक परचेज की एंट्री हो गई और एक कैश की एंट्री हो गई है। अब क्या करेंगे हम कि हम जब इसे पोस्ट करेंगे डिफरेंट अकाउंट में, तो एक जाएगी परचेस की एंट्री परचेस अकाउंट में और कैश की एंट्री जाएगी कैश के अकाउंट में, ठीक है। और उनके सामने जो मनी लिखे हैं वो भी उनके अपने अपने अकाउंट्स में चले जाएंगे। तो ये जो हम अलग डिफरेंट अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, तो हम किस में पोस्ट करते हैं? लेजर, ठीक है। सबसे पहले आता है जर्नल, फिर आता है लेजर। हम जर्नल के सारे ट्रांजैक्शन किस में पोस्ट करते हैं? लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं। आपको ये आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको इनका मतलब समझ में आ जाएगा। अभी बस इंट्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए। अब फिफ्थ वाला हमारा पॉइंट आता है, जिसमें आता है समराइजिंग, ठीक है। अब आता है जर्नल और लेजर के बाद समराइज करना, अकाउंट्स को समराइज करना। तो समराइजिंग में हम क्या चीज़ बनाते हैं? हम दो चीज़ बनाते हैं। एक तो हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक चीज़ हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। ये दो चीज़ हम बनाते हैं और ये दोनों चीज़ बनती है साल के आखिर में। जर्नल आपकी एवरीडे बनती है, लेकिन आपकी जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट होती है ये साल में एक बार बनते हैं, जो कि हमारे लास्ट ईयर की जो लास्ट डेट होती है उसमें बनाए जाते हैं। तो अगर आपको जो फाइनेंशियल डेट पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। वो होती है कि 1 अप्रैल से, कोई सा भी साल ले लीजिए, मान लीजिए कि अभी 2024 से कब तक रहेगा? 31 मार्च 2025।
जैसे कि अपना नॉर्मल ईयर रहता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, वैसे ही हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो अकाउंटिंग ईयर होता है, वो कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से, तो अगले साल की 31 मार्च तक, तब जाकर 12 महीने फाइनेंशियल ईयर के पूरे होते हैं। ठीक है, तो ये कब बनाई जाती है? इस 31 मार्च को बनाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं समराइज के बाद। तो यहाँ पर हमारा 6th पॉइंट आता है एनालाइजिंग। ठीक है, एनालाइज करना, चीज़ों को और विस्तार में समझना। तो हम इसमें क्या एनालाइज करते हैं कि जो हमने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बनाया है, और हमने क्या बनाया है, जो बैलेंस शीट है, इन दोनों को पूरी तरह से एनालाइज करना। ठीक है, क्या? ट्रेडिंग अकाउंट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और जो बैलेंस शीट है, इन तीनों को पूरी तरह से एनालाइज करना, ये हमारा नेक्स्ट स्टेज होता है। फिर उसके बाद हमारा 7th स्टेज आता है, जिसमें हम करते हैं इंटरप्रेटिंग। ठीक है, अब इंटरप्रेटिंग का यहाँ पर क्या मतलब है? रिजल्ट से मतलब है कि जो हमने ये एनालाइज करा है, उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटिंग हो जाएगा। ठीक है, बस एनालाइज का जो रिजल्ट आता है, उसे ही हम इंटरप्रेटिंग कहते हैं। फिर लास्ट और हमारी 8th स्टेज जो आती है, वो आती है कम्युनिकेटिंग की। ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग से क्या मतलब है? कम्युनिकेशन करना। जब आप पूरी तरह से इसे एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं, फिर क्या होता है कि जिसका भी आपने अकाउंट बनाया है, जिस भी कंपनी का आपने अकाउंट बनाया है, या इंडिविजुअल का या ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी उसका यूज़र है, आप उससे कम्युनिकेट करते हैं। किससे? यूज़र से। आप यूज़र से कम्युनिकेट करते हैं कि आपने ये एनालाइज करा है, इसका ये रिज़ल्ट निकल के आया है, तो अब आपके बिज़नेस की और क्या नीड है, आप अपने बिज़नेस को और क्या कर सकते हैं इस रिज़ल्ट के बेसिस पर। ठीक है, ये कम्युनिकेशन करना ही हमारा लास्ट स्टेज हो जाता है, कम्युनिकेटिंग। और इसी तरह हमारी अकाउंटिंग पूरी हो जाती है। अब ये तो हमारा हो गए स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके बाद एक हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या आती है हमारी अगली इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें डिफरेंस करना है किनके बीच में? बुक कीपिंग के और अकाउंटेंसी के। ठीक है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये चीज़ आनी भी चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि एक्चुअली में बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है, कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये हो गया हमारा बुक कीपिंग हो गया, और ये हो गया हमारा अकाउंटेंसी। ठीक है, अब इन दोनों में हम डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर डिफरेंस आता है, वो आता है स्कोप का। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि इसमें होता है लिमिटेड स्कोप, इसमें होता है वाइडर स्कोप। ठीक है, अब लिमिटेड स्कोप और वाइडर स्कोप से क्या मतलब है यहाँ पर कि बुक कीपिंग जो होता है, बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम मेज़र करते हैं, हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और फिर डिफरेंट अकाउंट यानी कि हम उसे लेजर में पोस्ट कर देते हैं। बस इतना ही क्या होता है बुक कीपिंग में होता है। ये हो गया उसका लिमिटेड स्कोप। अब वाइडर स्कोप में अकाउंटेंसी में क्या आता है कि जो हमने ये 8 स्टेज पढ़ी हैं, ये पूरा क्या आ जाता है? अकाउंटेंसी के अंदर आ जाता है। और मैंने जैसा आपको बताया था कि अकाउंटेंसी क्या होता है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, इसीलिए इसका वाइडर स्कोप है। और बुक कीपिंग सिर्फ एक क्या होता है, अकाउंटेंसी का ही पार्ट होता है, इसलिए उसका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड डिफरेंस आता है, वो आता है डिपेंडेंसी का। ठीक है, कौन किस पे डिपेंड होता है। तो ये जो बुक कीपिंग है, ये नॉट डिपेंडेंट
ठीक है, ये डिपेंड नहीं होता है अकाउंटेंसी के ऊपर। हम सबसे पहले क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, और बुक कीपिंग सब जो शुरू का ही पार्ट होता है। तो जब हम शुरू से ही शुरुआत करेंगे तो हम किसके ऊपर डिपेंड होंगे, हम सेकेंड थिंग के ऊपर डिपेंड थोड़ी ना होंगे। फिर जो अकाउंटेंसी होता है ये डिपेंड करता है, क्या करता है, ये डिपेंड करता है बुक कीपिंग के ऊपर, क्योंकि हम शुरू में ही क्या बना रहे हैं, हम बुक कीपिंग बना रहे हैं। जब हम आगे फर्दर के अकाउंटेंसी करेंगे तो हमें क्या चीज़ देख के आगे का बताना पड़ेगा। हम जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, वो किसके आधार पर बनाएंगे, हम जर्नल और लेजर के इस पे बनाएंगे, और वो किसके अंदर बनता है, बुक कीपिंग के अंदर बनता है। तो बुक कीपिंग तो मान लीजिए आपका कि फर्स्ट सोर्स हो गया है ना, प्राइमरी सोर्स हो गया, तो ये डिपेंड नहीं है, और ये सेकेंडरी सोर्स है तो इसे डिपेंड होना पड़ेगा। अब थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। क्यों रिकॉर्ड करता है, क्योंकि इसमें हम बनाते हैं जर्नल और लेजर, जिसके अंदर सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एनालाइजिंग। ठीक है, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, है ना, हमने जो भी बनाया है उन सब चीज़ का हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर फोर्थ चीज़ हमारे पास आती है टाइम की। तो इसमें जो जर्नल हम बनाते हैं, या मान लीजिए कि और अकाउंट्स, जो भी हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं या हम लेजर बनाते हैं, वो हम क्या बनाते हैं, एवरी डे बनाते हैं। ठीक है, डेली पर्पस के ऊपर बनाते हैं हम। जब भी मान लीजिए कि आपका आज अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप वो ट्रांजैक्ट एंटर करेंगे, अगर कल कोई ट्रांजैक्ट हुआ था तो वो भी ट्रांजैक्शन इसमें एंटर करेंगे, अगर आगे कोई एक्टिविटी हुई है तो वो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे। तो एवरीडे आप हर दिन इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटेंसी में क्या बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है। ये जो आपने देखा ना कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसी को हम एक क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं, है ना, जो कि साल में आखिरी में बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी टाइम क्या है, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर में बनाया जाता है। फिर उसके बाद क्या चीज़ आती है इसमें, फिर इसमें आता है पांचवा पॉइंट नॉलेज का, कि बुक कीपिंग कौन बना सकता है और अकाउंटेंसी कौन बना सकता है। तो बुक कीपिंग जो है वो कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन बना सकता है। ठीक है, जिसे थोड़ा बहुत ही नॉलेज हो वो बुक कीपिंग बना सकता है। ठीक है, लेकिन जो अकाउंटेंसी है उसमें आपको सिस्टमेटिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंटेंसी का इसको बहुत ही वाइडर होता है। आपको उसमें बहुत सारे रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे रेगुलेशंस उसमें होते हैं, और उसका सिर्फ एक प्रिस्क्राइब्ड ही फॉर्म होता है। इसलिए आपको सिस्टमेटिक नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको उसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। लेकिन बुक कीपिंग कोई भी बना सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो इसमें सिक्स्थ पॉइंट हमारा आता है वो आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो बुक कीपिंग जो है इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जो बुक कीपिंग होता है वो किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अकाउंटेंसी के ऊपर। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि बुक कीपिंग में अगर कुछ भी चीज़ गड़बड़ हुई है तो वो एक सोर्स की वजह से ही हुई है, उसे आगे जाके ठीक करा जा सकता है। लेकिन जो अकाउंटेंसी है उसे रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है बुक कीपिंग के लिए, क्योंकि अगर बुक कीपिंग में अगर कुछ भी गलती हुई है तो उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, अकाउंटेंसी पे पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हमने जर्नल बनाई, लेजर बनाई, तो वो तो हमारे पास सिर्फ जो डाटा था हमने उसके बेसिस पे बनाई है। अगर उसमें कुछ गलती होती है तो आगे चीज़ कहाँ पर जाती है, अकाउंटेंसी के अंदर जाती है। तो अकाउंटेंसी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि उससे तो अपना काम सही करना है।
जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जब हम पूरा के पूरा फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो हम किसके बेसिस के ऊपर बनाएंगे? बुक कीपिंग के ऊपर बनाएंगे। तो अगर बुक कीपिंग ही गलत है तो हमारी अकाउंटेंसी भी गलत हो जाएगी, इसलिए अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये मेन 6 पॉइंट थे जो मैंने आपको समझा दिए। अब हम आगे हमारे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों एक ही चीज़ आप मान के चलिए, क्योंकि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटेंसी का ही पार्ट होता है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो पूरी चीज़ क्या हो जाती है? अकाउंटिंग बन जाती है। तो दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एसेंशियल्स हैं, वो सेम ही रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, क्यों हमारा जो अकाउंटिंग होता है उसे हम आर्ट भी कहते हैं और उसे साइंस भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग को आर्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग क्या होता है? एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। तो अगर आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पता होंगे, आप जो प्रैक्टिकल थिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं? आर्ट्स कह रहे हैं। अब हम उसे साइंस भी क्यों कह रहे हैं? साइंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें अकाउंटिंग करने के लिए एक सिस्टमेटिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं होगा तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। और साइंस किससे जुड़ा हुआ है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे साइंस भी कहते हैं। अब सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, वो क्या है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है? मनी से रिलेटेड होता है। तो आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी फेस वैल्यू होती है, उनका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो वो किस में होता है? मनी के रूप में होता है। तो इसीलिए हमारा सेकंड पॉइंट हो गया मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। फिर थर्ड चीज़ हमारे पास आती है, वो क्या है? इट कैन बी यूज बाय एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज़ की जा सकती है। इसके यूज़ के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। फिर हमारे पास फोर्थ चीज़ आती है, वो होता है यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड से क्या मतलब है? कि पहले से बना हुआ फॉर्मेट या फिक्स्ड फॉर्मेट, उसे क्या कहते हैं? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कहते हैं। तो हम इसमें यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, जो बुक्स पहले से बनी हुई है, मान लीजिए जो जर्नल है, तो जर्नल का जो फॉर्मेट है वो पहले से फिक्स है, आप उसमें कोई भी फेर बदल नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? प्रिस्क्राइब्ड बुक का यूज़ करते हैं। फिफ्थ हमारे पास पॉइंट आता है डेफिनाइट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग करने का एक डेफिनाइट सिस्टम होता है। ठीक है, इसका सिस्टम भी पहले से बताया गया है कि इस सिस्टम से अकाउंटिंग होगी। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सिक्स्थ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आता है रूल्स आर फॉलोड। आप अपने मन से कोई रूल्स नहीं बना सकते या आप रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। जो रूल्स अकाउंटिंग में दिए गए हैं आप उसी से अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, सेवंथ पॉइंट हमारे पास आता है फिर कि इट केप्ट रेगुलरली एंड डेट वाइज। ठीक है, जो अकाउंट्स होते हैं वो रेगुलरली आपको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, उनका ट्रांजैक्शन आपको डेली एंटर करना पड़ता है और डेट वाइज के साथ। ठीक है, आपको डेट मेंशन करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे 8th पॉइंट पे, जो कि होता है ऑब्जेक्ट्स आर सर्टेन। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। तो इसी के साथ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपको मेन बता दिए हैं कि आपको कौन से याद रखने की ज़रूरत है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट्स एंड नीड्स। ठीक है, अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आता है लिमिटेड मेमोरी। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास दिमाग तो है, लेकिन इतना नहीं है कि हम हर एक चीज़ याद रख सकें। अगर मान लीजिए कि महीने भर में कम से कम 100 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो क्या आपको सारे के सारे 100 ट्रांजैक्शंस याद रहेंगे? किसने कितना करा है, किसने कितना पैसा दिया है, किसने कितना पैसा लिया है, किसने कितना परचेस करा है, सेल करा है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रह पाएंगी। इसलिए लिमिटेड मेमोरी होती है, तो हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम जो है सारे ट्रांजैक्शन एक सिस्टमेटिक तरीके से कर पाएँ, एक सही ढंग से कर पाएँ, और जब भी हमें वो चीज़ लगेगी तो हम अकाउंट्स में देखेंगे कि हमने कितना माल परचेस करा है या कितना बेचा है, किससे पैसा लेना है, किसको पैसे देने हैं, तो हमें इससे सही से पता चल जाएंगे। सेकेंड चीज़ हमारे पास आती है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हमारे पास ये नॉलेज हो जाता है, हमको ये नॉलेज हो जाता है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, आप अगर जब अकाउंटिंग करेंगे तो आप लास्ट में जब P&L अकाउंट बनाएंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बिज़नेस में क्या चीज़ हो रही है। तो इस चीज़ का हमें नॉलेज हो जाता है अकाउंटिंग के थ्रू। थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है, वो आता है नॉलेज ऑफ कैपिटल। ठीक है, हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल अभी है। हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब हम कुछ पैसा लगाते हैं या अपना कुछ संपत्ति लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम कैपिटल कहते हैं। तो जब कैपिटल हमने शुरू में बिज़नेस में लगाई, फिर जैसे जैसे हमारा बिज़नेस आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, साल दर साल गुजरते हैं, प्रॉफिट होता है, कैपिटल पर इंटरेस्ट बढ़ता है, हमारी कैपिटल बढ़ती है। कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके पास कितना पैसा है, आपकी इन्वेंट्री कितनी है, या आपके पास एसेट कितनी है। तो ये जब चीज़ें आपकी बढ़ती जाती है तो आपको अकाउंटिंग के थ्रू कैपिटल का भी पता चल जाता है। फोर्थ चीज़ आती है हमारे पास नॉलेज ऑफ डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स से क्या मतलब है कि लेनदार और देनदार। ठीक है, किन से पैसा लेना है और किन को पैसा देना है, इस चीज़ का भी हमें पता चल जाता है। फिफ्थ चीज आती है हमारे पास नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हम घाटे में जा रहे हैं या हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, या हमारा बिज़नेस ठीक ठाक चल रहा है, या बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा बिज़नेस चल रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, ये चीज़ भी हमें पता चलती है। सिक्स्थ आता है फिर नॉलेज अबाउट परचेस एंड सेल्स। परचेस यानी खरीदना और सेल्स यानी बेचना। हमारे बिजनेस में कितनी परचेस हो रही है, कितनी सेल्स हो रही है, इसका भी नॉलेज हमें हो जाता है। सेवंथ पे आता है नॉलेज ऑफ कैश। कैश से यहाँ पर मतलब है कि हमारे पास कितना कैश इस वक्त है, हमारे बिजनेस में कितना कैश लगा हुआ है या कितना कैश है, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कैश में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ये भी अकाउंटेंसी से हमें पता चल जाता है। फिर एट्थ पे आता है नॉलेज ऑफ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक या फिर आप कह सकते हैं इन्वेंट्री। इसका स्टॉक का यहाँ पर मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में जो माल यानी कि जो गुड्स, ठीक है, माल को हम जो हम आइटम खरीदते हैं या बेचते हैं उसको बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं गुड्स।
ठीक है। तो हमारे जो बिज़नेस में कितना गुड्स इस वक्त रखा हुआ है, जब हम कुछ चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या किसी चीज़ को बनाते हैं, तब हमारे वो बिज़नेस में चीज़ रखी रहती है जब तक वो बिक नहीं जाती है ना। तो जो अनसोल्ड गुड्स रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। तो इसका भी हमें एक नॉलेज हो जाता है। फिर हमारे पास आता है 9th पे टैक्स के बारे में। हमें ये चीज़ पता चलती है बिजनेस में अकाउंटिंग करने के बाद कि अब हमें कितना टैक्स भरना है, तो इस चीज़ का भी हमें नॉलेज हो जाता है। 10th पे आती है बिजनेस नीड्स। बिजनेस की क्या क्या ज़रूरतें हैं, बिजनेस अगर आपका अच्छा चल रहा है तो उसे कैसे और ग्रो करें या कैसे एक्सपांड करें। अगर बिजनेस आपका लो चल रहा है तो उसे किस तरह से स्टेबलाइज करें, इस चीज़ का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है, इस चीज़ की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। और भी बहुत सारे इसमें होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका इंसॉल्वेंसी आप होगा, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आपका बिजनेस ख़त्म हो चुका है, आप बिल्कुल कंगाल हो गए हैं, बिजनेस आगे अब नहीं चल सकता, उसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं। तो जब आपका बिजनेस ख़त्म होने को आता है और कुछ मान लीजिए कि आपने अगर किसी से पैसा लिया है या किसी को पैसा देना है, जब आपके पास अकाउंटिंग पूरी प्रॉपर होगी तब आप ये बता सकते हैं कि हमें किसको कितना पैसा देना है या किससे कितना पैसा लेना है, ताकि आपका कोई उसमें एरर्स ना हो, कोई गलती ना हो। और भी चीज़ आती है जैसे कि फेयर प्राइस होना, या फ्यूचर के लिए ज़रूरी है कुछ भी अगर हमें कंपैरिजन करना है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी नीड्स होती हैं। मैंने आपको यहाँ पर 10 समझाए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस के ऊपर या इसकी यूटिलिटी के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एडवांटेजेस। मैं आपको पूरी तरह से इसे ब्रीफ में नहीं समझा रहा हूँ, मैं बस आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत जल्द ये चीज़ समझ में आ जाए। आपको बार बार इसका डीप में, क्योंकि अगर आप डीप में जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं आपको बस थोड़ा बहुत ऊपर से समझा रहा हूँ। जो चीज़ आपकी इसमें डिटेल में लिखी हुई है ये बाद में आप पढ़ लीजिएगा या टीचर आपको और अच्छे से समझा देंगे, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आप जब आगे अकाउंटिंग करें, जब आप कुछ क्वेश्चन करें तो आपके मन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि यार ये चीज़ क्या होती है या ये क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे एडवांटेज के ऊपर। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस को एडवांटेज होता है अकाउंटेंसी से। तो सबसे पहले आता है बिजनेसमैन। ठीक है, एक बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा इससे एडवांटेज मिलता है अकाउंटिंग से, क्योंकि अकाउंटिंग उसी के लिए बनी है। हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो बिज़नेस को क्या फ़ायदा होता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया ऑब्जेक्ट और नीड्स, यही आप एडवांटेज में भी एक तरह से ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ। बिजनेसमैन को क्या एडवांटेज होते हैं कि उसे इन्फॉर्मेशन होती है उसके प्रॉफिट एंड लॉस की, क्रेडिटर डेब्टर की, एसेट उसके पास कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं। लाइबिलिटीज़ यानी कि आपने अगर मान लीजिए किसी से कोई पैसे लिए हैं तो आपकी एक लाइबिलिटी बनती है कि आप उसको वो पैसा वापस दें, तो वो आपकी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है। और एसेट्स क्या होती हैं कि आपके पास जो भी पैसे हैं या आपके पास कोई भी संपत्ति है आपके बिजनेस में, उसे एसेट कहते हैं। तो इसका भी पता चलता है, परचेस सेल का पता चलता है, बिजनेस की प्रोग्रेस का पता चलता है। वही बात मैंने इधर बताई थी टैक्स के बारे में, लोन के बारे में, और जैसे आप बाद में सेटलमेंट करते हैं, जब आप इंसॉल्वेंस हो जाते हैं तो उसके बारे में पता चलता है। और भी कई चीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ बिजनेसमैन को एडवांटेज देती हैं। सेकंड इसमें एडवांटेज किसको मिलता है, एम्प्लॉयज़ को। अब एम्प्लॉयज़ को क्या एडवांटेज मिलता है कि जब मान लीजिए बिज़नेस बंद हुआ तब उसमें पता लगेगा कि एम्प्लॉयज़ को कितना कितना पैसा देना बाकी है। ये एक इनके लिए पूरा एडवांटेज हो जाता है। फिर थर्ड पे आते हैं इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। यानी कि इन्वेस्टर वो जिन्होंने हमारे बिज़नेस में पैसा लगाया, तो अब उन्होंने हमारे बिज़नेस में पैसा लगाया,
अब जब या तो बिजनेस बंद होगा या फिर उनका पैसा देने का टाइम आ जाएगा, तब अकाउंटिंग से हमें पता चलेगा कि उनका कितना पैसा बनता है, उन्हें कितना पैसा देना बाकी है। फोर्थ पे हमारे पास आते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है, वही मैंने बात बताई थी कि टैक्स के बारे में। गवर्नमेंट जब आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा, जब टैक्स देने की बारी आएगी तो गवर्नमेंट आपके अकाउंट से देखेंगे कि आपका कितना टैक्स बनता है, कितना आपको टैक्स देना चाहिए। तो एक ये एडवांटेज गवर्नमेंट का हो जाता है। फिर उसके बाद फिफ्थ पे आते हैं कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो आपका माल खरीदते हैं। तो उनको क्या फ़ायदा होता है अकाउंटेंसी से कि आप जो उनको सेलिंग प्राइस बता रहे हैं, जिस प्राइस पर आप उनको माल बेच रहे हैं, जो आप उनको गुड्स बेच रहे हैं, वो फेयर है या नहीं। आपने जिस प्राइस पे उस गुड्स को बनाया था और जिस प्राइस पे आप उसको बेच रहे हैं, वो सही है या नहीं, ये अकाउंटिंग से कंज्यूमर्स को पता चल जाता है। फिर और भी बहुत सारे आते हैं, मेन तो 5 हो गए हैं आपके कि इन लोगों को एडवांटेज होता है। तो आप एडवांटेज में सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स और नीड्स मैंने आपको बताए हैं, यही आपका क्या हो जाता है, एक एडवांटेज हो जाता है। यही मैंने इसके अंदर बताया। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेशन का। अब एडवांटेज तो हो गए, अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज क्या हैं। तो डिसएडवांटेज इसके ये हैं। तो इसमें पहला आता है आपका लिमिटेशन, जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से यहाँ क्या मतलब है कि आप जब अकाउंटिंग करते हैं तब आप अकाउंटिंग में क्वांटिटी से मतलब रखते हैं। बिजनेस में आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो आपको क्या ज़रूरी है, आपको ज़रूरी है कि आप उसमें क्या रिकॉर्ड करें, क्वांटिटी रिकॉर्ड करें कि आप किस क्वांटिटी पे ये ले रहे हैं, किस क्वांटिटी पे ये बेच रहे हैं, आपके पास कितनी क्वांटिटी है, कितनी गई है। तो क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, ना कि क्वालिटी से रिलेटेड। आप अकाउंटिंग में ये नहीं लिख सकते कि आपने जो मान लीजिए कि आपका पेंटिंग का बिजनेस है, ठीक है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि आपने एशियन पेंट्स लिए हैं, है ना। आप उसकी क्वालिटी उसमें नहीं बता सकते हैं। आप क्या बता सकते हैं कि क्वांटिटी बता सकते हैं कि आपने इतना लीटर पेंट यूज़ करा है, आपके पास इतना लीटर है, आपने इतना लीटर बनाया है। आप ये नहीं लिख सकते उसमें कि आपने अच्छा लीटर, मतलब अच्छी क्वालिटी में बनाया है। अकाउंटिंग में क्वालिटी नहीं आती है, अकाउंटिंग में क्या आती है, क्वांटिटी आती है। तो एक ये लिमिटेशन होता है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हम इसमें नहीं लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है, सेकेंड पॉइंट है वैल्यूलेस एसेट्स। कई बार क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी लिख देते हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें उसमें लिखेंगे तो ये आपका एक लिमिटेशन हो जाता है, क्योंकि उस चीज़ से आपको कुछ सही चीज़ का पता नहीं चलता है, ठीक है। जब भी आप वैल्यूलेस थिंग्स लिखेंगे तब उसका कोई सार ही नहीं होता, उसका कोई सोर्स ही नहीं होता, तो उससे अकाउंटिंग को एक फ़र्क पड़ता है। थर्ड होता है प्राइस लेवल का। क्या है कि कभी भी प्राइस मार्केट में ज़्यादा जा सकती है या कम हो सकती है, तो इसका इफ़ेक्ट अकाउंटिंग पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम एक सर्टेन प्राइस लेके चलते हैं कि इस प्राइस पे हमारा काम हो रहा है। अब अगर सडनली प्राइस बढ़ जाएगी या प्राइस घट जाएगी तो हमारा तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, तो एक ये लिमिटेशन हो जाता है। फिर फोर्थ हमारे पास आता है मेथड, ठीक है। अब मेथड का क्या लिमिटेशन हो गया यहाँ पर कि मान लीजिए आप कुछ चीज़ कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी एक एसेट है, मान लीजिए आपकी मशीन है, ठीक है। आपकी मशीन है, आपने मशीन खरीदी, कितने में खरीदी? मान लीजिए 10,000 की आपकी मशीन है, आपने मशीन खरीद ली। अब जब आपने मशीन खरीदी है तो आप बिज़नेस में मशीन चला रहे हैं। मान लीजिए आपने 3 साल
बिजनेस में मशीन को चलाया। अब 3 साल जब आपने चलाया तो उसकी वैल्यू तो घटेगी, तो जब वो वैल्यू घटती है तो उस पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन यानी कि क्या है कि कोई भी एसेट में जब गिरावट आती है तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। तो मान लीजिए कि आपने 3 साल चलाई है, अब पहले साल जब आपने चलाई तो उसकी वैल्यू घटेगी। अब डेप्रिसिएशन में 2 मेथड होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है डिमिनिशिंग। 2 मेथड होती है, तो आपको दोनों में से कोई एक यूज़ करना पड़ती है। अगर आप फिक्स मेथड यूज़ करेंगे तो आप हर साल 1000 माइनस करेंगे, 1000 माइनस करा तो यहाँ 9000 आ गया, फिर अगले साल 1000 माइनस करा तो यहाँ 8000 आ गया, ये फिक्स्ड में हो गया। अब सेकेंड मेथड क्या होती है कि आप जो बैलेंस आया है उस पर 1000 माइनस, मतलब उस पर उस चीज़ का परसेंट माइनस करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि 10,000 है, यहाँ पर क्या हो रहा था कि 1000 इसका क्या परसेंट हो गया, 10%। यहाँ पर आप 10% किस पे लगा रहे थे, ओरिजिनल पे। अब यहाँ पर 10% आप डिमिनिशिंग किस पे लगाएंगे, बैलेंस पे। तो 10,000 का 10% 1000 पहले माइनस करा तो 9000 आया। अब यहाँ पर फिर से 1000 नहीं लगेगा, अब यहाँ पर इस पर 10% लगेगा यानी कि 900, तो क्या आ जाएगा 8100। तो ऐसे करके ये मान लीजिए कि आपकी 2 मेथड हो गई, ये हो गई मेथड फर्स्ट और ये हो गई मेथड सेकेंड। तो जब आप 2 मेथड यूज़ करते हैं तो कभी आप ये करेंगे कभी आप वो करेंगे, तो ये एक लिमिटेशन हो जाता है, इससे कई बार चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो इससे आपको 4th पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा 5th पॉइंट। यहाँ पर आता है अकाउंटिंग ट्रेडिशन। अकाउंटिंग करने के कुछ तरीके हैं, तो कुछ लोग पहला तरीका अपनाएंगे, कुछ दूसरा अपनाएंगे, कुछ तीसरा अपनाएंगे। तो ये भी अकाउंटिंग में जब आप अलग अलग सिस्टम यूज़ करते हैं तब आपको एक ये लिमिटेशन देखने को मिलता है। आपको ये एक मान लीजिए कि गिरावट, आपका एक डिसएडवांटेज हो जाता है जब आप अलग अलग मेथड या अलग अलग सिस्टम अकाउंटिंग का या उसकी ट्रेडिशंस यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको 5 पॉइंट समझा दिए हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ स्किप करी है, वो है यूज़र्स के बारे में, है ना, या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग डाटा। ये मैंने चीज़ जो है ये अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है समझने के लिए। आपकी वीडियो में मैं इतना ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बस आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस वो समझाना चाह रहा हूँ। तो जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं, छोटी ही चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। किस किस टाइप की आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जल्दी से समझ लेते हैं। पहली होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और इवेंट्स हैं वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, आपको उससे फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, आपका एक इकोनॉमिक स्टेटस पता चलता है, आप अच्छे जा रहे हैं बुरे जा रहे हैं, ये सब इससे पता चलती है। सेकेंड चीज़ क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन करने में, माल बनाने में कितनी कॉस्ट यूज़ हुई है या उसका कितना पैसा मतलब लगा है उसको बनाने में, ये एक चीज़ पता चलती है अकाउंटिंग से। थर्ड चीज़ क्या है कि इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है प्लानिंग की। जब हमारे पास अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है तब हम देखते हैं कि हमें उसमें और क्या प्लानिंग करना है या किन किन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना है, ये चीज़ हमें पता चलती है। फोर्थ पे आते हैं कि सोशल इफ़ेक्ट्स क्या क्या पड़ रहे हैं बिजनेस पे। आप जो भी बिजनेस के डिसीजंस ले रहे हैं उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, ये आपको पता चलता है। फिफ्थ आपको पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में। अब यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं
ह्यूमन रिसोर्सेज में यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, लेबर्स के बारे में, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनके बारे में, आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सैलरी उनको कितनी मिल रही है उसके बारे में, उनको वेजेस कितना मिल रहा है, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी सेफ्टी है या नहीं है, वेलफेयर कैसा है उनका, उनको एजुकेशन मिल रही है या नहीं, सोशल सिक्योरिटी उनको मिल रही है या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन का हो गया है। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर हमारा आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन से क्वालिटी वाले कैरेक्टर होते हैं, तो इसमें 4 हमें समझाए गए हैं और ये पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है कि आप जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके पास है वो बिल्कुल अंडरस्टैंड वाली होनी चाहिए। आप किसी को भी अगर बताएं तो उसे ईज़िली समझ में आ जानी चाहिए। ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग में तो वो ईज़िली अंडरस्टूड होना चाहिए। फिर सेकंड पे आता है रिलेवेंस। रिलेवेंस से यहाँ पर मतलब है कि आप जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप बना रहे हैं वो यूज़फुल होना चाहिए, वो हेल्पफुल होना चाहिए। अगर उसका कोई हेल्प ही नहीं होगा, उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी किसी काम की नहीं है। थर्ड आपका आता है रिलायबिलिटी। आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो किसी ना किसी चीज़ पे रिलायबल होनी चाहिए। आप जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाएंगे तब आप कुछ भी चीज़ उसमें ना छोड़ें। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी कुछ चीज़ छूट गई तो वो फिर आपकी पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। तो रिलायबिलिटी होना ज़रूरी है। फोर्थ और लास्ट इसमें आता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी से यहाँ क्या मतलब है कि जब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाएंगे तो वो कंपेयर होने लायक होनी चाहिए। जब आप पोजीशन स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तब आप उसमें कंपेयर कर पाएँ। आपके पास अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही होगी तब आप पिछले साल में, इस साल में या किसी और बिज़नेस से उसे कंपेयर कर पाएंगे। ये आपके बिज़नेस डिसीजन के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ भी आप, आई होप आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, जो कि आपका आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की 4 ब्रांचेस होती हैं कि आप मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले आप किस चीज़ की अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या मतलब है कि आप जो भी, मैंने आपको जैसे कि पहले समझाया था, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सारी किस चीज़ में आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। फिर सेकंड पे आपका आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होती है कि जब आप कोई कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट जब निकलती है तो उसकी पूरी जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। थर्ड चीज़ क्या आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जब बिज़नेस के डिसीजन लेने पड़ते हैं और जब हम उसमें और आगे चीज़ें देखते हैं, आपकी कैपिटल के बारे में आप उसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है। और इसमें चौथी जो अकाउंटिंग आती है वो आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, ये सब किस में आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आता है। तो ये 4 आपकी क्या हो गई है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हो गई है।
अब बस आपका एक लास्ट पॉइंट बचा है, वो क्या है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या सिस्टम हैं? तो अकाउंटिंग के आपकी बुक में 4 सिस्टम दे रखे हैं। पहला है इंडियन सिस्टम। तो पहले इंडियन सिस्टम में क्या होता था कि अकाउंटिंग बनती थी हिंदी लैंग्वेज में बनती थी, महाजनी लैंग्वेज में बनती थी, और एक मुंडिया लैंग्वेज होती थी उसमें अकाउंटिंग करी जाती थी, उर्दू में करी जाती थी। तो ये एक इंडियन सिस्टम होता था। इसमें भी सारे अकाउंट्स बनते थे लेकिन वो अलग तरीके से बनते थे। सेकंड चीज़ आती है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो आज चल रहा है। अकाउंटिंग आज हम किस सिस्टम से करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके दो तरह उसके प्रभाव पड़ेंगे, दो तरह उसके इफ़ेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई माल बेचा, कैश में बेचा, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? आपकी एक सिंपल एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर क्या चीज़ हुई है कि आपके 2 अकाउंट में इफ़ेक्ट पड़ा है, एक तो कैश में और एक सेल्स में। पहले सिस्टम क्या होता था इसमें देखिए, मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि थर्ड हमारा है सिंगल एंट्री सिस्टम। पहले क्या होता था कि सिंगल एंट्री सिस्टम चलता था कि जो मुनीम जी होते थे पहले के ज़माने में, वो क्या करते थे कि बस उनके पास एक किताब रहती थी और उसमें बस वो इतना लिखते थे कि हाँ हमने माल बेचा है, हमने माल ख़रीदा है, इससे पैसा लिया है, उसको पैसा दिया है, बस इतनी ही चीज़ उसमें लिखी रहती थी। इसलिए वो एक सिंगल एंट्री सिस्टम चलता था। लेकिन आज के ज़माने में हम क्या करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम लिखते हैं। हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उसके 2 इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उसके 2 एस्पेक्ट्स पड़ते हैं। तो आज हम क्या यूज़ करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। पहले क्या चलता था? सिंगल एंट्री सिस्टम। फिर फोर्थ और लास्ट हमारा सिस्टम बचा है, वो है कैश सिस्टम। अब कैश सिस्टम कहाँ पर यूज़ किया जाता है? कैश सिस्टम ऐसी जगह पर यूज़ किया जाता है जिसका जो स्कोप है या जिसका एरिया है वो बहुत ही छोटा होता है। स्मॉल एरिया में वो रहते हैं कि मान लीजिए कि अगर एक हॉस्पिटल है तो वो कैश सिस्टम यूज़ करता है, उसे पूरी के पूरी अकाउंटिंग की या डबल एंट्री सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ कैश सिस्टम की ज़रूरत है। या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया या किसी प्रकार का ट्रस्ट हो गया, क्लब हो गए, लाइब्रेरी हो गई, तो वो क्या सिस्टम यूज़ करते हैं? कैश सिस्टम यूज़ करते हैं। कैश सिस्टम उनके लिए बना है, लेकिन बिजनेस के लिए डबल एंट्री सिस्टम बना हुआ है। तो इसी के साथ आपका जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। आपका एक जो पॉइंट बचता है वो है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपका जो एक इंट्रोडक्शन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट रहा है तो कमेंट करिए, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको वक्त पर मेरी वीडियो का पता चल सके और इसी प्रकार मैं और भी वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।